नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मानस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मानस एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज ये ग्राम विकास की पहली क्लास रहेगी जो कि है यूपी लेखपाल 2022 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज ये जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में कुल कितने गांव हैं। तो जो पहला जो ऑप्शन है वो है 5,97,464। दूसरा है 5,77,698। और जो तीसरा है वो है 6,40,930। और जो अगला है वो है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 6,40,930। तो दोस्तों, जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है और वहाँ पे जो कृषि है वो कृषक जो हैं वो गांव में ही रहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6,40,930 गाँव हैं। वहीं विश्व बैंक की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की ग्रामीण जनसंख्या 6.6% है। भारत के गांव भौतिक संरचना एवं जनसंख्या के आधार पर एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लागू समुदाय की संज्ञा दी है। लागू नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा टाइपिस्ट से गलती हो गई है। तो यहाँ पे होगा लघु। यहाँ पे लघु कर लेंगे दोस्तों, लघु हो जाएगा। यहाँ पे ये जो लागू लिखा है यहाँ पे हो जाएगा लघु। लघु समुदाय की संज्ञा दी है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है ब्रूनर, बी है हेराल्ड लॉस्की, अगला है रॉबर्ट रेडफील्ड, अगला है लॉरी नेल्सन। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हेराल्ड लॉस्की। अगला देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो है यहाँ पे, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ। तो पहला जो ऑप्शन है वो है समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है। अगला है कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। अगला है प्राथमिक समूह की प्राथमिकता होती है। अगला है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ समाज में अनौपचारिकता, प्राथमिक समूह की प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व तथा कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। तो यहाँ पे ये राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, उपनगरीय। यहाँ पे है दोस्तों, ये यहाँ पे उपनगरीय, यहाँ पे ये या भी है। यहाँ पे उपनगरीय ग्राम में होता है, उपनगरीय ग्राम होता है जहाँ पहला है ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है। अगला है बड़े उद्योग स्थापित होते हैं। अगला है कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है, केवल शिल्पकार रहते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रश्न, जो आंसर है उसका वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आंसर वो हो जाएगा यहाँ पे ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है। अगला देख लेते हैं अब। अगला है जनसंख्या 2011, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। तो यहाँ पे जो ग्रामीण जनता है उसकी टोटल आबादी पूछी गई है दोस्तों। तो यहाँ पे 83 करोड़, 73 करोड़, 37 करोड़ या इनमें से कोई नहीं, कितनी है। तो यहाँ पे है 83 करोड़। तो दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो ग्रामीण भारत की आबादी है वो टोटल है कितनी, 83 करोड़। और टोटल गांव कितने हैं, 6,40,930। ध्यान रखना है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। आइए, अगला प्रश्न है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बताना है कि ग्राम शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो किस साहित्य में मिलता है। तो पहला ऑप्शन है बौद्ध साहित्य, अगला है वैदिक साहित्य, अगला है जैन साहित्य, और जो लास्ट है वो है तमिल साहित्य जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैदिक साहित्य। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। इस साहित्य में गांव
की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। ग्राम वह क्षेत्र होता है जहाँ लोग मिलकर रहते हैं, प्रकृति से निकटता से जुड़े रहते हैं, उसी के अनुरूप आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य, मतलब प्राथमिक वो होते हैं उद्योग। अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला, व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित होती है? तो दोस्तों ये तो एकदम सरल प्रश्न हो जाएगा, आप बता ही दोगे। तो पहला है कृषि, दूसरा है विनिर्माण, अगला है सेवा क्षेत्र और अगला है मत्स्य। तो यहाँ पे राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर कृषि, मतलब प्राथमिक क्षेत्र के पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? तो यहाँ पे ये जो मैं हर क्लास में बताता हूँ दोस्तों, जो नेगेटिव वाला होता है नहीं, इसको अंडरलाइन पहले ही कर लीजिए, क्योंकि ये गलत हो जाता है अक्सर। तो जो पहला ऑप्शन है वो है सरल एवं सामान्य जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, एकल परिवार की परंपरा, श्रम के विशेषीकरण का महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा एकदम, देखो जो गांव होते हैं उसमें कौन से संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, तो यहाँ पे संयुक्त परिवार है नहीं, एकल परिवार की बात की जा रही है, जो कि एकदम गलत है, यही वाला हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है, ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? असंगत मतलब जो नहीं होता है यहाँ पे, तो इसकी ध्यान रखना, असंगत असंगत बताना है, जो गांव में नहीं पाया जाता है। तो ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होता है, एकदम होता है, प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होता है। अगला है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है, बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या घनत्व तो कम पाया जाता है, एकदम सही है। विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होते हैं, दोस्तों यहाँ पर कोई कारखाना वगैरह कहाँ होते हैं, तो ये एकदम गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होते हैं, तो ये वाला नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि ग्रामीण समुदाय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं, विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में नहीं होते हैं, ग्रामीण समुदाय पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है। अगला देख लेते हैं। अगला, वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे ये प्रश्न है कि वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन जाति, अगला है धन, अगला है पद, अगला है शिक्षा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका जाति। ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है? तो पहला ऑप्शन है प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में, अगला है सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप में, अगला है प्रजातंत्र का आदर्श रूप और अगला है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों ग्राम समुदाय का समाजशास्त्रीय महत्व समाज की मौलिक इकाई, प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में, सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, आर्थिक जीवन का आधार, प्रजातंत्र का आदर्श एवं प्रारंभिक मूल आदि के रूप में प्रदर्शित होता है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। अगला देख लेते हैं प्रश्न। ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जजमानी व्यवस्था की समाप्ति, जातियों के परंपरागत संबंध कमजोर, संयुक्त परिवार का विघटन। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जजमानी व्यवस्था की भी समाप्ति है, जातियों के परंपरागत संबंध कमजोर हो रहे हैं, सही बात है, संयुक्त परिवार का भी विघटन होने लगा है, तुरंत ही लोग अलग हो जाते हैं अपने परिवार से। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी एकदम सही हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ी इसकी व्याख्या। तो वर्तमान जो ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन के प्रमुख परिवर्तन हुए हैं वो ये हैं। जजमानी व्यवस्था की समाप्ति तो हो ही गई यहाँ पे। और क्या है अगला? अगला विभिन्न जातियों के परंपरागत संबंध में बदलाव आए हैं, सही बात है। अगला जाति पंचायतों का समाप्ति हो गई है, प्रभाव जो था उसका वो समाप्त हो गया है। अंतर जातीय विवाह होने लगे हैं। अगला देख लेते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ से हुआ है? पहला है ऑप्शन शतपथ ब्राह्मण, अगला है उपनिषद, उससे अगला है रामायण और अगला है महाभारत। तो दोस्तों महाजनी प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख वो है शतपथ ब्राह्मण प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। इसके लेखक श्री याज्ञवल्क्य, ये ध्यान रखना है कौन है? याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य हैं, ठीक है। यह शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वर्तमान में ग्रामीण आर्थिक जीवन में बदलाव आया है। अब लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे गांव के महाजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, जिससे महाजनी प्रथा समाप्ति की कगार पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये वाला दोस्तों याद रखना है आपको, याज्ञवल्क्य। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला, समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्य और सामाजिक संस्था। तो दोस्तों बताइए इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा आपका सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना दोस्तों समाज के व्यवस्थित रूप में सामाजिक संरचना, जो समाज का व्यवस्थित रूप है उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रतिमानों, समितियों, संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों के व्यवस्थित स्वरूप शामिल होते हैं। इसमें विभिन्न व्यक्ति समूह एक दूसरे के साथ संगठित रूप में रहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किसका है? अब कथन दोस्तों शुरू हो रहा है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है आपका मैकाइवर, दूसरा है श्रीनिवास, अगला है HM जॉनसन और अगला है RK मर्टन। यहाँ पे रा निकला हुआ है टा के ऊपर, RK मर्टन। तो यहाँ पे बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा राइट जवाब? यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा श्रीनिवास। तो दोस्तों आधुनिक समय में ग्रामीणों के जीवन में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, उसमें राजनीतिक चेतना आई है। वे अब कमजोर समूह में नहीं बल्कि संगठित होकर दबाव समूह के रूप में चुने प्रतिनिधियों से अपनी मांगों को मनवाने में सक्षम हैं। तो दोस्तों जो श्रीनिवास ने क्या दी है, इसकी परिभाषा होती है जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। दोस्तों कैसी लगी? सबसे पहले दोस्तों धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए, क्लास को देखने के लिए। और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और शेयर तो ज़रूरी करना, कम से कम 2 लोगों के लिए शेयर करना है। तो दोस्तों जुड़े रहिए और ये भी बता दीजिए कि अगली जो क्लास चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए या फिर मिसलेनियस चाहिए, कैसी चाहिए, और फीडबैक देते रहें दोस्तों, जिससे कि सुधार होता रहे बार बार। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।